दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आज मैं आपके लिए एक छोटी-सी कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है भारत की, ये कहानी है इंडिया की, ये कहानी है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। तो ये मैं एक छोटे से प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये कहानी सिर्फ़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, जिसको कि आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। ये रॉ डेटा पब्लिकली अवेलेबल है और इस रॉ डेटा के ऊपर मैंने अपनी एनालिसिस करी है। इस पूरे रॉ डेटा को मुझे कंपाइल करने में काफ़ी समय लगता है। मैं इस प्रेज़ेंटेशन को इसके एक प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये है हमारा दोस्तों प्यारा भारत और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भारत की कहानी, भारत की ग्रोथ स्टोरी। मैं अपनी भारत की ग्रोथ स्टोरी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जो स्टॉक मार्केट में ज़रूरी है। जो भी दोस्त स्टॉक मार्केट में काम करते होंगे उनको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी लगेगी। स्टॉक मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं? सबसे पहला पार्टिसिपेंट होता है एक्टिव बायर, जो कि बिल्कुल करंट प्राइस पे किसी स्टॉक पे, किसी इंडेक्स पे बिल्कुल रेडी होता है परचेज़ करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्टिव बायर। दूसरा होता है एक्टिव सेलर, जो कि करंट प्राइस पे बिल्कुल इंटरेस्टेड होता है, अपने पास उसने जो भी स्टॉक पीछे खरीद रखा था वो बेचने के लिए। तीसरा होता है पैसिव बायर, जो कि इस करंट प्राइस पे नहीं, वो किसी और ऊपर या नीचे किसी प्राइस पे वेट करेगा और उसके बाद वो देखेगा कि जब प्राइस करंट प्राइस नहीं किसी और प्राइस को अप्रोच करेगा, तब वो अपना मन बनाएगा खरीदने के लिए, तो वो पैसिव बायर है। उसके पास पैसा है, वो रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उसकी प्राइस अभी नहीं आई है। इसी तरह से दोस्तों पैसिव सेलर होते हैं। ये वो होते हैं जिनके पास में ऑलरेडी स्टॉक होता है, उनके होल्डिंग्स में होता है, वो इसको बेचना चाहते हैं, लेकिन उनका मन मुताबिक प्राइस अभी आया नहीं होता है। तो वो एलटीपी या करंट प्राइस छोड़ के अपने प्राइस का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब उनका प्राइस आएगा तब वो बेचने के लिए अपना भाव लगाएँगे। इसके बाद ये होते हैं जो कि वेट एंड वॉच करते हैं आउटसाइड से। ये अभी इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में एंट्री करने के लिए, ना तो बायर साइड से ना सेलर साइड से। ये वेट कर रहे हैं। ये मार्केट के करेक्शन का या कंसोलिडेशन का या किसी अपने स्ट्रेटजी के आने का वेट कर रहे होते हैं। ये वेट एंड वॉच कर रहे होते हैं दोस्तों। इसके बाद एक दूसरी कैटेगरी है। स्टॉक मार्केट दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कि मैं हूं या आप हैं। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी जो दूसरा कैटेगरी मैं अभी बताने जा रहा हूं वो कभी भी हमारी बातें नहीं सुनने यूट्यूब पे नहीं आएगा। दूसरी कैटेगरी होती है ऑपरेटर्स। ये जी हाँ, ये देखिए आप बोल्ड में देख रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स हैं। यही पैसा कमाते हैं और इनके बिना स्टॉक मार्केट मूव नहीं करता। ये होते कौन है? ये होते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंश्योरेंस हाउसेस, बैंक्स, पेंशन फंड्स, हेज फंड। इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास दोस्तों मतलब 1,000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक होगा, लेकिन एक ऑपरेटर के पास में फ्यू हंड्रेड करोड़ रुपए से लेके फ्यू थाउजेंड करोड़ रुपए होते हैं। वहां से उनकी स्टार्टिंग होती है, कुछ 100 करोड़ से उनकी स्टार्टिंग होती है। मतलब जिस दिन आप इतने बड़े बन जाएंगे, दोस्तों मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप या मेरी बात कर रहा हूँ, जिस दिन हम इतने बड़े बन जाएंगे कि हमारे पास 100 करोड़ रुपए से ऊपर होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, हम भी ऑपरेटर्स की श्रेणी में आ जाएंगे। फिर हम आते हैं एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है। ये आप सबके दिमाग में होगा कि क्या स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होती है क्या? मैनिपुलेशन पॉसिबल है क्या? तो इसमें मेरा आंसर है यस, होती है। मैंने अपने पीछे कुछ साल में ये ऑब्जर्व किया है और लगातार इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। कैसे होती है दोस्तों, देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग न्यूज़ फॉलो करते होंगे, न्यूज़ चैनल्स फॉलो करते होंगे। तो आपको अच्छी तरह पता है जो न्यूज़ में जो आके अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स हैं जिसमें वो आके एनालिस्ट, बिज़नेस एनालिस्ट बोलते हैं वो अपने आप को, वो आके यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि ये स्टॉक इस प्राइस से ऊपर जाने वाला है या ये स्टॉक इससे नीचे जाने वाला है। मेरा मानना है, आप इससे डिफर भी कर सकते हैं, मैं उस पे बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करूँगा। मेरा अपना मानना है कि दे आर ऑल पेड पेड पीपल, जो कि किसी ना किसी का एजेंडा वहाँ पे आके ड्राइव कर रहे होते हैं। They are simply like those खान्स एंड दोज अक्षय कुमार्स एंड दोज शाहरुख खान्स, जो कि टीवी पे आके कुछ पैसों के लिए गुटखा बेच सकते हैं और सिगरेट का या अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं।
आप अक्षय कुमार को देखिए, अक्षय कुमार मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ आपको एक पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ। अक्षय कुमार एक ऐड में गुटखा बेचते हैं विमल का, और दूसरे ऐड में वो जब वो एक नैपकिन का ऐड कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो सिगरेट के अगेंस्ट बात करते हैं कि सिगरेट से कैंसर होता है। लेकिन दूसरे ही ऐड में, मतलब वही अक्षय कुमार पैसे के लिए गुटखा बेच सकते हैं, वही अक्षय कुमार पैसे के लिए सिगरेट को रोकने की बात भी कर सकते हैं, या फिर नैपकिन को प्रमोट करने की बात भी कर सकते हैं। तो एक ही चीज़, दोनों से कैंसर होता है, लेकिन वो एक के फ़ेवर में है, एक के अगेंस्ट में है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे ही ये जो न्यूज़ में आके जो बोलते हैं, वो लोग कब क्या बोलते हैं और उनकी बातों का कितना असर होता है, मेरा मानना है कि वो सब पेड होते हैं, वो किसी न किसी ऑपरेटर का एजेंडा वहाँ पे ड्राइव कर रहे होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है बैलेंस शीट, पी-एन-एल, कैश फ्लो। दोस्तों, यहाँ भी मैनिपुलेशन होता है। आपको याद होगा, एक 2008 की घटना, शायद 7 या 8 की, सत्यम ने अपने बैलेंस शीट में फँस किया था, और उसके बाद सत्यम का स्टॉक बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ था। तो ये भी पॉसिबल है, हालाँकि उसको ऑडिटर्स उसको वैल्यू करते हैं और सेबी की नज़र में रहता है, और बहुत सारे उसके ऊपर रेगुलेटर्स की आँखें रहती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि उसके अंदर भी मैनिपुलेशन पॉसिबल है। लेकिन वो अगर आप सतर्क हैं, तो आप उसको भी पकड़ सकते हैं, उस मैनिपुलेशन को। नेक्स्ट कैटेगरी है चार्ट या प्राइस एक्शन। ये भी दोस्तों, यहाँ पे तो मैनिपुलेट करना बहुत ही ईज़ी होता है, और ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप किसी भी ऐसे स्टॉक में जाइए जिसके अंदर ट्रेड नहीं हो रही है, जिसके अंदर लो वॉल्यूम है, नो ट्रेड हो रही है। आप उसके अंदर अगर 1 स्टॉक से लेके अगर आप ट्राई करेंगे, कोई भी पेनी स्टॉक ले लीजिए, ₹1-2 का स्टॉक ले लीजिए, उसका चार्ट का प्राइस तुरंत ऊपर जाएगा, तुरंत नीचे जाएगा, आरएसआई में भी क्रॉस बनेगा, उसमें सारे तरह के आपको सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएँगे। तो इसका मतलब है कि मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। अगर आप एक स्टॉक में कर सकते हैं, तो एक ऑपरेटर जो है वो 1000 करोड़ रुपए लेके 10,000 रुपए के स्टॉक में भी कर सकता है वो मैनिपुलेशन। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि प्राइस एक्शन में भी जिस चीज़ को भी आप प्राइस एक्शन बोलते हैं, प्राइस को उसमें चार्ट में उसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल है, और आपको अचानक से चार्ट कुछ बनता हुआ दिखता है, ब्रेकआउट दिखता है, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। आपको दिखता है कि कुछ भी, आपको एक अच्छी-सी क्रॉसओवर दिखती है, लेकिन वो क्रॉसओवर फेल हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों, यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपको हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन बताएँगे, और उनकी बातों को भी मैं ऐसे नहीं लेता, मतलब दे आर इन्फ्लुएंसर्स एंड दे आर आल्सो पेड, आई बिलीव। मैं एक किसी यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर से मिला भी हूँ पर्सनली, और एक्चुअली वो पैसे नहीं कमाते थे स्टॉक मार्केट से वो, लेकिन वो उनका ज्ञान पूरा होता था। उनके पास में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर भी थे, और वो पूरा का पूरा ये लखनऊ बेस्ड एक यूट्यूबर हैं, जो कि स्टॉक मार्केट पे पूरा एनालिसिस करते हैं, हिंदी में देते हैं, जो कि हिंदी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन जब मैं उनसे मिला, तो मैंने देखा कि वो अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं कमाते स्टॉक मार्केट से, वो सिर्फ़ कोर्स बेच के ही पैसे कमाते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। सिमिलरली आपको व्हाट्सएप पे भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे। व्हाट्सएप पे लोग आपको ना टैग करते हैं, आपको प्राइस भेजते हैं कि इस प्राइस पे ये स्टॉक ले लो। तो वो सब भी फ्रॉड होता है, दे आर कंप्लीटली फ्रॉड। उसको भी कई सारे लोगों ने उसको एक्सपोज़ किया हुआ है। वो 100 लोगों को बोलते हैं बाई करो, 100 लोगों को बोलते हैं सेल करो, फिर जो प्रॉफ़िट कमा रहे होते हैं उनसे पैसे ले लेते हैं, ऐसा करके उनका काम चला रहे होते हैं। ऐसे ही टेलीग्राम पे भी बड़े बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट मैं उनको सही नहीं मानता। मेरा मानना है कि दोस्तों, आप किसी पे भरोसा मत करिए। आप किताबों पे या अपने ऊपर भरोसा करिए, आपकी आँखें जो आपको बता रही हो, जो आपका एनालिसिस आपसे कह रहा हो, आप उस पे ही भरोसा करिए। किसी पे भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझ पर भी नहीं। किसी पे भी आप मत विश्वास करिए, सिर्फ़ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और आपको जो फैक्ट दिख रहे हो, अपनी एनालिसिस पे ही भरोसा करिए। कोशिश करिए सीखने की, आप धीरे-धीरे करके सीख लेंगे। स्टॉक मार्केट कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है जिसको आप सीख नहीं सकते, आप कोशिश करने पे सीख लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स के भी होंगे तो भी सीख लेंगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये 2 तरह के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक होते हैं कैपिटलिस्ट, जो कि पैसा लेके बैठे होते हैं, जो कि ऑपरेटर्स होते हैं। वो बेसिकली उनका मेजर पैसा प्रॉफ़िट में ही लगता है, प्रॉफ़िट में इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटलिस्ट, जो कि बेसिकली प्रॉफ़िट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरे होते हैं ऑपरेटर्स। ये मैं इसको हाइड करता हूँ। जो कि प्राइस मैनिपुलेशन में इन्वेस्ट करते हैं और आपसे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, वो ऑपरेटर्स होते हैं। वो मैनिपुलेट करके पैसा कमाते हैं, प्राइस फ्लक्चुएट करके पैसा कमाते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में कंपनी के प्रॉफिट पे पैसा कमा रहे होते हैं, दे आर रियल कैपिटलिस्ट। अभी हम आएँगे, हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि बेसिकली ऑपरेटर्स और कैपिटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है।
तो 2 तरह की एनालिसिस होती है दोस्तों। पहली होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें फंडामेंटल में आप प्रॉफ़िट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। उससे आप डेटा को कंपनीज़ जो कि उनके लिए मैंडेटरी है, सेबी की तरफ से गाइडलाइन है कि हर कंपनी को जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है एनएससी, बीएसई पे, उनको अपने पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश स्टेटमेंट्स हर 3 महीने में पब्लिश करने होंगे, पब्लिक में डालने पड़ेंगे। इसको आप जब एनालाइज करते हैं तो आप एक्चुअली वैल्यू इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। आप एक्चुअली देखना चाहते हैं कि इस कंपनी के अंदर कोई हिडन वैल्यू छुपी हुई है क्या? ये कंपनी एक्चुअली कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है क्या? जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वो होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये बेसिकली प्राइस फ्लक्चुएशन से पैसा कमाते हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन से जब वो पैसा कमा रहे होते हैं तो मैं इनको बोलता हूँ मैनिपुलेटर्स। लेकिन जब आप प्रॉफिट कमा रही हुई कंपनी से पैसा कमाते हैं तो मैं उसको बोलता हूँ वैल्यू इन्वेस्टर्स। अब आप अपने आप को ड्राफ्ट करिए कि आप मैनिपुलेटर्स में आते हैं या वैल्यू इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। सॉरी, मेरा आपको हर्ट करने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन ये जस्ट मेरी अपनी क्लासिफिकेशन के लिए है। आप इसको सिर्फ क्लासिफिकेशन तक ही रहने दें, आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा किसी को। मैं किसी को हर्ट करने की या किसी को ऑफेंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। और ये ग्रोथ स्टोरी मोस्टली 2024 की है, सन 2024 की है। तो हम यहाँ पे हमने कुछ डेटा जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था, और वो डेटा था तकरीबन 4500 कंपनियों का डेटा था। उसको हमने स्टडी करने की कोशिश करी है, और मैं यहाँ पे आपके सामने एक समरी, एक जिस्ट लेके आ रहा हूँ। तो ये 2024 में डेटा कैसा दिखता था? फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, निफ्टी 50 है जो कि 1991 में आप देख सकते हैं 429 पॉइंट्स होता था। जब मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी तो ये 22,000 के आसपास था। अभी ये 23 को भी क्रॉस कर चुका है। तो ये एक्चुअली 51 टाइम्स बढ़ चुका है 91 से अभी तक, मतलब 33 साल में। तो इसका सी ए जी आर हुआ 13%। मतलब अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके रखते हो उस समय, तो हर साल आपका पैसा 13% से हर साल ग्रो कर रहा है। सिमिलरली निफ्टी आई टी जो कि 47 टाइम्स हो गया इस पूरे पीरियड के दौरान, और इस 28 साल में आपका पैसा 15% से हर साल ग्रो करता। इसी तरह से निफ्टी बैंक है, 46 गुना हुआ आपका। सी ए जी आर 17% से ग्रो करता हर साल। निफ्टी ऑटो है जो 20 साल में इसने, ये 20 साल का इंडेक्स इसका मौजूद है, इसकी हिस्ट्री, और ये 20 साल में 20 गुना हुआ है। ये पर सी ए जी आर बेसिस पे 16% हर साल से बढ़ रहा है। निफ्टी रियलिटी जो कि पिछले 18 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सरप्राइजिंग ये इसका सी ए जी आर ये सिर्फ 0.9% है। मतलब आपका पैसा एक्चुअली घट गया यहाँ पे। अगर आप 2006 में एंट्री करके बैठे होते तो आपका पैसा घट गया, और आपका सी ए जी आर पिछले 18 साल में हर साल 1% से घटा है। सिमिलरली निफ्टी फिन सर्विसेज जिसकी एजिंग है 20 साल, 17% का सी ए जी आर। एफ एम सी जी जिसकी एजिंग है 28 साल, ये 59 टाइम्स बढ़ा, देखिए 59 टाइम्स, लेकिन क्योंकि 28 साल में बढ़ा है तो इसका सी ए जी आर है 16% हर साल का। इसी तरीके से निफ्टी मीडिया जो कि 18 साल हो गया, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट बहुत ही कम है, 4%, एफ डी से भी नीचे है। इसी तरीके से फार्मा है 14% सी ए जी आर पे। इसी तरीके से मेटल है 12% के सी ए जी आर पे। इसी तरीके से पी एस यू बैंक है 10% के सी ए जी आर पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका कितने टाइम्स, कितने गुना हुआ है, और इसका सी ए जी आर कितना है। ये एक निफ्टी क्वालिटी एक इंडेक्स आई है जो कि 2 साल पुरानी है। ये 20% से रिटर्न दे रही है, इसमें सबसे हाईएस्ट पे है, और 1.4 टाइम्स हो गया है। 2022 में ही ये लिस्टेड हुआ था स्टॉक इस पे इंडेक्स के ऊपर। तो ये डिफरेंट है। इंडिया विक्स 15, ठीक है। इंडिया विक्स लॉन्च हुए 15 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये मैंने आपके साथ में एक इंडेक्स की स्टोरी साझा करी थी। अब मैं इंडेक्स के आगे बढ़ता हूँ और अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। ये मैं आपको अब पूरे इंडियन इकोसिस्टम की बात करूँगा। इस इकोसिस्टम में इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं करूँगा, इंडियन इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है। उसका एक छोटा पार्टिसिपेंट है जो इंडियन इकोसिस्टम है, जो कि बेसिकली सेबी मैनेज करता है। तो सेबी के पास में रफली 6000 कंपनियां लिस्टेड होंगी, जिसमें से मुझे 4500 कंपनीज के आसपास का डेटा मिला। मैंने उन कंपनीज को स्टडी करने की, उनके कंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो ये एक इंडियन इकोनॉमी का छोटा सा पार्ट है, इंडियन इकोसिस्टम, जो कि 4500 कंपनियों की समरी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं मार्केट कैप दिखाता हूँ 2023 का।
ये था 377 लाख करोड़। ध्यान दीजिएगा, 377 लाख करोड़। इस पे हम वापस आएंगे, उससे पहले मैं आपको एक दूसरा डेटा दिखाता हूँ। ये है 2022 सेल्स, 2022 की टोटल सेल्स, इन 4500 कंपनियों की टोटल सेल्स। इन 4500 कंपनियों ने 2022 में टोटल कितना सेल करी थी, एक्चुअल सेल करी थी, जो कि आपको उनके पीएनएल पे दिखेगा। ये है 161 लाख करोड़ की इन्होंने टोटल सेल करी थी। अगले डेटा पे आते हैं, और ये है 2023 में सेल करी टोटल कंपनियों ने, इन्हीं कंपनियों ने 168 लाख करोड़ की। यानी कि आप देख सकते हैं 2022 से 2023 में इस छोटे से इकोसिस्टम में, या इसको आप अगर इंडियन इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन मानना चाहें तो मान सकते हैं, इसके अंदर सेल्स में ग्रोथ हुई। सेल्स में ग्रोथ हुई, तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए की ग्रोथ हुई एक साल के डिफरेंस में। दूसरा डेटा देखते हैं, डेट। 2022 में इन सारी 4500 कंपनियों के ऊपर जो टोटल डेट था वो था 253 लाख करोड़ का। मतलब इन कंपनियों ने टोटल डेट ली हुई है 253 लाख करोड़ की। डेट मतलब उधार होता है, इन्होंने टोटल 253 लाख करोड़ का उधार दिया लिया हुआ है, जो कि इनको चुकाना है। 2023 में टोटल उधारी हो गई थी 288 लाख करोड़ की, जो कि रफली रफली 25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ी एक साल के अंदर। और जो सेल्स बढ़ी वो 7 लाख करोड़ से बढ़ी। 25 लाख करोड़ से डेट बढ़ी, 7 लाख करोड़ से सेल्स बढ़ी। अगले डेटा पॉइंट पे आते हैं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट प्रॉफिट। इन 4500 कंपनियों ने 2022 में टोटल पैसा कमाया, नेट प्रॉफिट, जो कि ये अपने बैलेंस शीट पर डिक्लेयर कर रहे हैं। 11 पीएनएल पर डिक्लेयर कर रहे हैं, 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कमाया दोस्तों। 2023 में इन्हीं कंपनियों का टोटल प्रॉफिट था 14 लाख करोड़ का। इसका मतलब है 3 लाख करोड़ रुपए इन्होंने ज्यादा कमाए। तो आप देख सकते हैं, सेल्स बढ़ाई इन्होंने 7 लाख करोड़ से, प्रॉफिट बढ़ाया इन्होंने 3 लाख करोड़ से। मैं अभी आऊंगा, इससे मैं क्या एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। जो बिजनेसमैन है हमारे ग्रुप में वो ये समझ जाएंगे कि इससे क्या निकल रहा है। अगले डेटा पॉइंट पे आते हैं। ये है नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक, जैसा कि आप जानते हैं, नेट ब्लॉक होता है जो कि पैसा वापस से कंपनी में री इन्वेस्ट होता है। 2022 में नेट ब्लॉक हुआ था 45 लाख करोड़ का। अब देखिए ध्यान से, एक चीज देखिएगा, 2022 में नेट प्रॉफिट हुआ 11 लाख करोड़ का, लेकिन नेट ब्लॉक हुआ 45 लाख करोड़ का। 11 लाख करोड़ रुपए लोगों ने प्रॉफिट कमाए और 45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो डिफरेंस ऑफ डेट है, 253 लाख करोड़ रुपए 2022 में थी और 288 लाख करोड़ रुपए डेट थी, जो करीब 25 लाख करोड़ रुपए की डेट थी, वो भी यहाँ पे आके इन्फ्यूज हुई। तो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट इन्फ्यूज हुआ और पूरा का पूरा 25 लाख करोड़ रुपए और इन्फ्यूज हुआ। इसके साथ कुछ कुछ प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़ी होगी, प्रमोटर ने और भी कुछ पैसा लगाया होगा। तो ये मिला जुला के नेट ब्लॉक बढ़ा। नेट ब्लॉक 45 लाख करोड़ रुपए का हुआ। मतलब कि जो टोटल ये जो कैपिटलिस्ट हैं जिनका पैसा लगा हुआ है बाजार में, इन्होंने 11 लाख रुपए करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो री इन्वेस्टमेंट इसके इसके पहले वाले साल का री इन्वेस्टमेंट किया होगा, साथ में उधार लेके भी री इन्वेस्टमेंट किया। ये आपको लगता है कि एक पॉजिटिव सिनेरियो है कि नेगेटिव सिनेरियो है? मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो है। अगर इन्वेस्टर अपने बिजनेस में, जैसे आप में से जो बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते होंगे, क्योंकि आपको अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करनी है। नेक्स्ट ईयर अगर आपका एक्सपेंशन का प्लान है, आपके पास एक दुकान होगी, अगर आप दूसरी दुकान खोलना चाहते होंगे तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसके स्टॉक में, उसके प्रॉपर्टी में, उसके इंटीरियर्स में, उसके मार्केटिंग में आप इन्वेस्ट करेंगे। आप इन्वेस्ट तभी करेंगे जब आपको पता होगा कि पिछली दुकान से मैंने प्रॉफिट कमा लिया है और अगली दुकान खोल के मुझे प्रॉफिट आने की पूरी उम्मीद है। आपने वो पूरी रिसर्च कर रखी होगी बैकग्राउंड में, इसलिए आप उसके लिए पॉजिटिव होंगे, तब आप पैसा लगा रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों नेट ब्लॉक का। हम देखते हैं नेट ब्लॉक फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ। नेट ब्लॉक नेक्स्ट ईयर 58 लाख करोड़ का हुआ, यानी नेट ब्लॉक भी बढ़ा दोस्तों 2022 से 2023 में। तो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव सिनेरियो है इंडियन इकोसिस्टम के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, जहां पे हमारे कैपिटलिस्ट, हमारे इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि हमें अपना प्रॉफिट
साथ-साथ में बैंक से उधार लेके और इन्वेस्टर से, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर से उधार लेके वापस से री-इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन है। वो और अपनी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं और अपने रिटेल आउटलेट खोलना चाहते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट लगातार हो रहा है और वो अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ाना चाहते हैं। उनके पास एक ग्रोथ स्टोरी है, पूरी उनके पास रिसर्च बैकअप है। इसलिए वो ये नेट ब्लॉक बढ़ा रहे हैं। अब हम वापस जाते हैं दोस्तों, एक डेटा मैं आपके सामने दोबारा रखता हूं, और ये है मार्केट कैपिटल 2024 का। अब देखिए 2023 में मार्केट कैपिटल थी दो तीन लाख सत, ती, ती, 377 लाख करोड़, और मार्केट कैपिटल 2024 में हुई 432 लाख करोड़। रफली 60 लाख करोड़ के आसपास पैसा बढ़ा। अब आप देखिए 60 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप बढ़ी, सेल्स बढ़ी 7 लाख करोड़। ये मार्केट कैप बढ़ा 60 लाख करोड़ से, सेल्स बढ़ी 7 लाख करोड़ से, डेट बढ़ी 25 लाख करोड़ से, नेट प्रॉफिट बढ़ा 3 लाख करोड़ से, और नेट ब्लॉक बढ़ा तकरीबन 13 लाख करोड़ से। ये सब आपको एक ग्रोथ स्टोरी दिखाती है। ये आपको कॉन्फिडेंस देती है कि इंडियन इकोसिस्टम में जो कैपिटलिस्ट है वो लगातार पैसा पंप कर रहे हैं, उनको इंडियन इकोसिस्टम को और ऊपर ले जाना है, वो लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये एक ग्रोथ स्टोरी है जो कि मुझे दिख रही है। हो सकता है आप इसमें कुछ और भी देखें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका मेरे से कोई भी डिसएग्रीमेंट हो इस किसी भी डेटा पॉइंट को लेके, तो भी बताइएगा। मैं इसमें एक ग्रोथ स्टोरी देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट, अब मैं आता हूँ एक जगह पे फोकस करूँगा, और ये है मेरा फोकस एरिया। ये देखिए मैंने इनसर्कल किया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को लेके मैं इनसर्कल करूँगा। जिन कैपिटलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने 14 लाख करोड़ रुपए बनाए पिछले साल से। अगर मैं इसको सिंगल यूनिट मान लूं कि सिर्फ ये एक ही कैपिटलिस्ट है, तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि एक व्यक्ति, मतलब एक, अगर मैं इस पूरे इकोसिस्टम को, सारी कंपनियों को मर्ज करके अगर एक कंपनी मान लूं, तो इसको मैं कैसे देखूंगा? मैं देखूंगा 11 लाख करोड़ रुपए उसके पिछले साल का प्रॉफिट था, इस साल उसका 14 लाख करोड़ का प्रॉफिट है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं इस 14 लाख रुपए के प्रॉफिट को बाइफरकेट करूं, तो इसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट था लास्ट ईयर एसबीआई, जिसका प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 70,000 करोड़, और सेकंड जो प्रॉफिट होल्डर था वो था रिलायंस, और थर्ड था एचडीएफसी बैंक। रिलायंस का भी 65,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक का भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट था। मतलब ये तीन बड़े पार्टिसिपेंट हैं जो कि रफली 2 लाख करोड़ रुपए में इसमें से अकेले ले जाते हैं। तीन लोग हैं जो इस 14 लाख करोड़ में से 2 लाख तो उन्हीं का शेयर है, बाकी और लोगों का भी शेयर है। ये रियल प्रॉफिट जनरेट हुआ। ये प्रॉफिट कैसे जनरेट हुआ? ये जनरेट हुआ, हम में इस सारी 4500 कंपनियों में से कोई कार बना रही है, कोई पेन बना रही है, कोई वॉशिंग पाउडर बना रही है, कोई वॉशिंग मशीन बना रही है, कोई कपड़ा बना रही है, कोई चश्मा बना रही है, कंज्यूमेबल्स बना रही है, आटा दाल चावल गेहूं राशन पेट्रोल, तरह तरह की चीज़ें कंज्यूमेबल्स बना रही हैं। हम सब ने जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया, जो 3.7 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है, हमने इन सारा प्रोडक्शन, ये 4500 कंपनियों का प्रोड्यूस खरीदा और इनको प्रॉफिट दिया। उस एक साल के कंटिन्यूअस पीरियड में हमने अपनी जीडीपी को तो बढ़ाया ही बढ़ाया, साथ में हमने 14 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन कैपिटलिस्ट को दिया, जो कि उन्होंने 288 लाख करोड़ रुपए की डेट उठा करके लगातार बनाया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो मार्केट कैप है ये क्या है। देखिए 14 लाख करोड़ रुपए तो कैपिटलिस्ट बना रहा है ऑन पेपर, ऑन बैलेंस शीट एंड पीएनएल आपको दिख रहा होगा, सेल्स इतनी कर रहा है, ये सब रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। व्हाट इज मार्केट कैप इन दिस? मार्केट कैप इसमें ऑड मैन आउट फिगर है। मार्केट कैप क्या होती है? मार्केट कैप बनती है हमारे और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स से। ये वो पैसा है, ये 2024 पे आते हैं, 432 लाख करोड़ रुपए, ये वो पैसा है जो कि मैंने या आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इन कंपनीज के स्टॉक में। ये वो पैसा नहीं है जिसको लगा के ये पैसा बना रहा है। आप इसमें डिफरेंस समझिएगा। ये वो डेट है, 288 लाख करोड़ रुपए की डेट वो है जो कि इन कैपिटलिस्ट को, इन बिजनेसमैन को वापस से चुकानी है। ये बैंकों की हो सकती है, हमारी आपकी हो सकती है, या किसी की भी हो सकती है, आपस में भी एक दूसरे से वो ले सकते हैं। लेकिन ये मार्केट कैप उन्हें किसी को नहीं चुकाना। ये हम प्राइस को इन्फ्लेट करते जा रहे हैं, और ये हम प्राइस में पैसा लगा रहे हैं। तो बेसिकली हम इम्प्रेस होते हैं कि सेंसेक्स आज 74,000 पे पहुंच गया, या निफ्टी 23,000 पे पहुंच गया, उससे इम्प्रेस होकर हम पैसा लगाने आते हैं। ये वो लोगों का पैसा है। तो हम लोग प्राइस पे पैसा लगाते हैं। मतलब अभी जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बोला था कि प्राइस पे जो पैसा लगाते हैं वो मैनिपुलेटर्स होते हैं।
तो हम उस प्राइस के उससे इम्प्रेस होके आते हैं मार्केट में और पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के लोग हैं, जो प्राइस पे पैसा लगा रहे हैं, वो मार्केट कैप में पैसा लगा रहे हैं। जो इस कैपिटलिस्ट की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के पैसा लगा रहे हैं कि ये कंपनी एक्चुअल में पैसा कमा रही है, वो बेसिकली दे आर कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट अकेले वो इन्वेस्टर ही नहीं है जो कंपनी खोल के बैठे हैं, हम में से भी, हम और आप में से भी कैपिटलिस्ट हैं, जो कि एक्चुअली वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस कंपनी के अंदर हिडन वैल्यू ढूँढते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की प्रेज़ेंटेशन ख़त्म करता हूँ, मेरा आज का टॉपिक ख़त्म होता है और मैं फिर मिलूँगा आपसे। धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसा लगा मेरा प्रेज़ेंटेशन? अगर आपको इसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना आर्ग्यूमेंट, अपना पॉइंट लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो भी आप इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच और फिर मिलेंगे दोस्तों।